दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। आज हमारा 393 नंबर का लेक्चर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया था 331 नंबर से। इस हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा ज्योग्राफी का 63वां लेक्चर है, 63 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 11,790 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पीछे के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। बहुत डिटेल में अब तक पूरे 5 विषय आपको पढ़ा दिए गए, ठीक है। और उन 5 विषय में एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, तीनों इतिहास आपका समाप्त हो गया, इंडियन पॉलिटी समाप्त हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास समाप्त हो गई। अब धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, उसका नाम था आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग कृषि से संबंधित तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे। जब आप कभी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर दोस्तों बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जो एग्रीकल्चर का पार्ट हम कवर कर रहे हैं ये एक तरह से ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए इसे आर्थिक भूगोल कहा जाता है। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आज हमने पहली फसल के बारे में जो हम आज चर्चा करेंगे, तो आज की डेट में हम केवल धान के बारे। देखिए धान और गेहूं ये दो ऐसी फसलें भारत में जिसकी खेती सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा सवाल भी इसी से पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इसको विस्तार से पढ़ा जाए। इसके अलावा जो बाकी के फसल हैं उनके बारे में, से दलहनी फसल हो गया, तिलहन वाली फसलें हो गई, जौ हो गया, राई हो गया, रागी हो गया, इनके बारे में हम लोग जो है थोड़े थोड़े चर्चा करेंगे। तो अभी आज हम केवल धान यानी चावल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। देखिए लिखा हुआ साफ साफ, जैसे सबसे ज्यादा चावल उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, कौन सा राज्य है, प्रति हेक्टेयर कौन सा उत्पादन करता है, बुआई के मामले में कौन सा आगे है, किस्म के मामले में क्या क्या है, चावल में होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे आप सभी, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। ये कोर्सेज अलग अलग विषय के लिए भी हैं और अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी हैं। आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हर एक कोर्स में डेमो क्लास दिया गया है। एक बार आप डेमो ले लीजिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप आके एक बार देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहला सवाल आपके सामने है। सवाल दे रहा है कि, और जब आपके परीक्षा में सवाल आएगा ना, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि परीक्षा में 4 ऑप्शन देगा, मैं कोई ऑप्शन नहीं देता। और अच्छी बात है, अगर मैं ऑप्शन दे देता तो आप नकल मार के बता भी देते हैं। और अगर लिखा नहीं होगा तो ऐसे में आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या जवाब हो सकता है इसका। तो सुनिए सवाल लिखा है कि धान की उत्पत्ति जो है ये किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। भौगोलिक क्षेत्र पूछा तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी पृथ्वी गोल है और पूरी पृथ्वी पर 250 से ज्यादा देश हैं। तो आप मुझे बताइए कि उन देशों में से किस तरफ धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो धान की खेती जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है दक्षिण पूर्वी एशियाई महाद्वीप पर, ठीक है। कहां पर? जो एशिया महाद्वीप है उसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई महाद्वीप, ठीक है। एशियाई महाद्वीप पर ये ऐसा एरिया है। देखिए आप महाद्वीपों के बारे में पढ़ते होंगे तो कुल 5 महाद्वीप पढ़ते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर उसके बाद दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पढ़ते हैं, अफ्रीका पढ़ते हैं, यूरोप देखते हैं, और लास्ट में अंटार्कटिका को भी काउंट किया जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे महाद्वीप में भी काउंट किया जाता है और उसे महासागर भी माना जाता है। क्यों? है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ, इस वजह, भाई बर्फ है तो आप खड़े हो सकते हैं, तो हो गया महाद्वीप। लेकिन बर्फ दोस्तों जो है वो पिघल जाएगा तो पानी बन जाएगा, इसलिए महासागर। उसकी गिनती दोनों जगह होती है। तो ये जो 5 महाद्वीप हैं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, उनमें दोस्तों ये एशिया महाद्वीप जो है ये जनसंख्या के मामले में और आकार के मामले में सबसे बड़ा, और इसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, आप देखिए हम लोग किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। भारत, हमारा भारतीय महाद्वीप जो है यह भी एशिया के अंतर्गत आता है। लेकिन एशिया में जब आप देखेंगे तो वहां सऊदी अरेबिया देख रहे हैं, वहां से एशिया स्टार्ट होता है और आप सीधे चले जाइए वियतनाम तक। भारत से आगे जाइए, म्यांमार मिलेगा, कंबोडिया मिलेगा, लाओस मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, तो अंतिम में वियतनाम तक दोस्तों एशिया फैला हुआ है। तो ये पूरा जो चावल वाला बेल्ट है वो आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई बेल्ट है। यही इस सवाल में पूछा है। आपके एग्जाम में जो 4 ऑप्शन बनेगा वो इसी के इर्द गिर्द बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि देश के कुल कृषित भूमि का मतलब क्या हो गया? कृषित भूमि मतलब जितनी भूमि पर खेती की जाती है, जितनी भूमि पर खेती की जाती है। देखिए खेती की जाती है, भाई यही जमीन है, इसी पे उद्योग कहीं लगा हुआ है, कहीं पे पता चल रहा है कि शहर बसे हुए हैं, कहीं पे गांव बसा हुआ है, हर चीज इसी, कहीं पे जंगल है, कहीं पे झाड़ी है, कोई जमीन खराब है, कहीं बंजर जमीन है, ठीक है, बहुत कुछ है। इसी पे रोड बना हुआ है, नालियां हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं,
तो पूरी की पूरी जमीन खाली तो है नहीं, इसीलिए शब्द दिया कृषित भूमि। कृषित भूमि मतलब जितना हम जुताई बुआई करते हैं। तो कह रहा है देश की कुल कृषित भूमि का कितना हिस्सा जो है ये चावल की खेती दोस्तों यहां से की जाती है। तो याद रखेगा ये हिस्सा है 1/4। अब आपके परीक्षा में हो सकता है 1/4 दे दे, या हो सकता है आपकी परीक्षा में परसेंटेज दे दे तो 25% दे दे, एक ही बात है ना, 25/100, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया। तो दोनों बातें कर सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। और यदि दोस्तों आपसे पूछ लीजिए, कोई बच्चा बता सकता है, अगर आपसे पूछ ले कि कितने मिलियन हेक्टेयर, ये जो 25% है ये कितने मिलियन हेक्टेयर के दोस्तों बराबर है, कितने मिलियन हेक्टेयर के बराबर है, यानी सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि जो 25% आपने कहा कि पूरे भारत में 25% खेती होती है, ये कितना मिलियन हेक्टेयर होगा। तो याद रखेगा ये दोस्तों 45 मिलियन हेक्टेयर। कितना दोस्तों, ये भारत में कुल 45 मिलियन हेक्टेयर जो है इसके ये जो है चावल की खेती होती है, केवल चावल की, और बहुत ज्यादा जगह नहीं होती यार, बहुत लिमिटेड है चावल की खेती, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में हर जगह चावल की खेती होती है, ठीक है। आप पूर्वोत्तर चले जाइए, वहां चाय की खेती मिलेगी, काफी मिलेगी, बड़े बड़े बागान देखने को मिलेंगे। तो हर जगह की अपनी विशेषता है, हर जगह चावल की खेती नहीं हो सकती, खास करके जहां पानी की मात्रा ज्यादा है चावल की खेती वहीं होती है। अगले सवाल पर आइए, एक सेकंड, लास्ट वाला तो मैं भूल ही गया। अगला सवाल दोस्तों क्या दे रहा है, जरा ये पढ़िएगा ध्यान से। अगला सवाल यहां पे दे रहा है कि चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना चाहिए और वर्षा कितनी चाहिए, दोनों चीजें आपसे पूछ रहा है। देखिए बच्चा जानता है कि चावल की खेती के लिए पानी ज्यादा चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। तो जब आपसे वर्षा पूछेगा तो वर्षा बताइएगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, और इसके आगे एक शब्द लगाएगा लगभग। पता चला गुप्ता जी पढ़ा के चले गए, परीक्षा में दे दिया 105, आप लड़ लिए हमसे, सर परीक्षा में तो लगभग का मतलब क्या होता है, 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है। अरे बारिश नाप जोक के नहीं होता है, हाँ कभी नाप जोक के बारिश होगा क्या, अरे हो गई बारिश जितनी भी है, तो इसके आसपास होनी चाहिए। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होना चाहिए। तो तापमान की बात करेगा तो 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होना चाहिए। एक सवाल का जवाब और दीजिए, परीक्षा में पूछेगा अगर कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती, तब आप क्या बताएंगे। मैंने सवाल क्या किया, भारत में औसत वार्षिक वर्षा। देखिए कहीं ज्यादा होता है कहीं कम। आप राजस्थान चले जाइए एकदम शून्य, नगड़ ना के बराबर, एकदम कम वर्षा, थारका मरुस्थल। या लद्दाख चले जाइए वहां भी एकदम बारिश नहीं होती, होती ही नहीं बारिश, उसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। और आप चले जाइए चेरापूंजी, मेघालय, मासिनराम, ठीक है। अब दोस्तों वहां क्या, वहां खूब बारिश होती है, वहां 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां 2.5। तो भारत का एवरेज क्या है, ऑन एवरेज क्या है दोस्तों, वो एवरेज है 115 से 125 सेंटीमीटर। तो आप इसको भी याद रखेगा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 115 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं 115 से 125 क्यों कह रहा हूं, देखिए आंकड़े अलग अलग हैं, हर साल वर्षा का यह अनुपात चेंज होता है। कभी 115, आप गूगल करेंगे ना, कहीं 115 मिलेगा, कहीं 118 मिलेगा, कहीं 120 मिलेगा, 121 मिलेगा, 122, 124, मतलब जो आंकड़ा है वो 115 से 25 के बीच में रहता है। मैंने कहा यार बवाल खत्म करो, एक बार में 115 से 25 लिख दो, काम खत्म हो जाए। परीक्षा में ऐसे ही देगा, परीक्षा में ऊट पटांग ऑप्शन देगा, परीक्षा में देगा बताइए 80 सेंटीमीटर, तो यार 80 तो बहुत दूर है ना 115 से, ठीक है। या अगला ऑप्शन दे दिया 175 सेंटीमीटर, तो वो भी बहुत दूर है, 250 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं, ऐसे देगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप अलर्ट रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो याद रखिएगा जो नंबर 1 स्थान है दोस्तों वो चीन का है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। जो नंबर 2 पर देश है दोस्तों वो अपना भारत देश है, इसके आगे आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। नंबर 3 पर, और बहुत जल्द दोस्तों ये भारत जो है ना चीन को पीछे भी कर देगा, ठीक है। ये भी आंकड़े याद रखें, तो अच्छा आंकड़ा है। और जो तीसरा देश है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। वो कौन सा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बहुत, पश्चिम बंगाल करें यार, बांग्लादेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल तो कोई देश थोड़े है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से सटा हुआ दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये भारतीय राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा खेती वो पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। तो वहां भी दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में चावल की खेती होती है। और अगले नंबर पे आता है दोस्तों इंडोनेशिया। कौन आता है दोस्तों, इंडोनेशिया, ठीक है। तो आप 3-4 याद रखिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो ये जो किसकी बात कर रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व के किस देश में
में चावल की उत्पादकता सर्वाधिक है। यहीं से तो हमको पता चल गया, मैंने ऊपर बताया तो आपको कि सबसे ज्यादा चावल कौन उत्पादित करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी थी दोस्तों, वो चीन की थी। जो फर्स्ट रैंक है वो चीन की थी, और चीन अकेले दोस्तों लगभग 150 मिलियन टन उत्पादन करता है। कितना दोस्तों, 150 मिलियन टन, ठीक है, 150 मिलियन टन इसका उत्पादन रहता है। इसकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है, इसकी आवश्यकता 200 मिलियन टन है, बेचारा उगा ही नहीं पाता। 150 तो अपने उगा लिया, बाकी कुछ मिलियन टन दोस्तों बाहर से खरीद लेता है, भारत जैसे देशों से खरीद लेता है चावल की, भैया चावल दे दीजिए, ठीक है। तो ये हालत इसकी, जनसंख्या ज्यादा है, क्या करेंगे, वहां की जनसंख्या ज्यादा है तो खरीदना तो पड़ेगा ही। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि चावल की खेती चीन में मुख्यतः किन अक्षांशों के बीच की जाती है, ठीक है। जो चावल की खेती चीन में होती है ये कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में की जाती है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है। तो जब ये पूछेगा तो बताएगा दोस्तों 20 डिग्री से लेकर, सेल्सियस नहीं यार, सेल्सियस बोलने से तापमान हो जाता है, 20 डिग्री याद रखें, ठीक है, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री के बीच में दोस्तों, 20 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री के बीच में ये चीन में चावल की खेती होती है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये इस डिग्री में भारत नहीं आता, गलती से भारत को मत लेके जाना, ठीक है, क्योंकि भारत में जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, तो वो दोस्तों नहीं है। और जो उसका नाम क्या है, कोई बताए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है, अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए तो सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है, और अंडमान निकोबार को शामिल कर लेंगे तो फिर इंदिरा पॉइंट का नाम आपने सुना होगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। और ये पॉइंट दोस्तों अब समुद्र में डूब भी गया है। 2004 में 26 दिसंबर 2004 को जब भारत में पहली बार सुनामी आई थी तब ये डूब गया था, ठीक है। और जो उत्तर में है उस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल, मतलब सबसे उत्तर पॉइंट, यानी उसके उत्तर में भारत है ही नहीं, ठीक है। तो जो सबसे आखिरी बिंदु है उसका नाम सरकार ने क्या रखा है, इंदिरा कोल, उसका नाम इंदिरा कोल है। जो सबसे दक्षिण में उसका नाम रखा है इंदिरा पॉइंट, जो सबसे पूर्व में उसका नाम रखा है गुहार मोता, ठीक है। गुहार मोता, एक मिनट, नहीं गुहार मोता नहीं, गुहार मोता सबसे ज्यादा पश्चिम में है, पश्चिम मतलब गुजरात साइड, गुजरात साइड जो पश्चिम में है वो गुहार मोता है। जो पूरब साइड है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और उसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है, कीबीथू। यहां का विषय है नहीं इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीन के मामले में हो गया। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि सर्वाधिक चावल उत्पादक प्रथम 3 राज्य कौन से हैं। भारत के राज्य कौन से दोस्तों, यहां पे भारत के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। भारत जिसका रैंक दोस्तों चावल उत्पादन में है कितना, तो याद रखेगा इसका रैंक है सेकंड, ठीक है, सेकंड रैंक पे आता है भारत। और आपसे पूछ रहा भारत के कौन से राज्य हैं, तो पहले नंबर पे लिखिएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश याद रखेगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों फिर आकर के आप मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश कर सकते हैं, और भी बाकी के राज्य हो जाएंगे। चौथे नंबर पे आप पंजाब कर सकते हैं, ठीक है, पंजाब कर सकते हैं। तो ये वो राज्य हैं जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, खास करके सबके सब उत्तर भारतीय राज्य हैं, यहाँ पर चावल की बहुत मात्रा में खेती होती है, ठीक है। आगे देखिए, करा सर्वाधिक चावल बुआई वाले क्षेत्र दोस्तों कौन से हैं। देखिए, चावल बोना और चावल का उत्पादन ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बात और याद रखिए, जो चावल बुआई क्षेत्र है उसमें भी दोस्तों पश्चिम बंगाल आगे आ जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे हमारे यहाँ लोग गेहूं वगैरह की बुआई कर देते हैं, सब्जी भी बो देते हैं, वैरायटी चेंज करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में समुद्र के किनारे वह स्थान स्थित है, बारिश खूब ज्यादा होती है, मिट्टी में नमी है, ये कारण है कि वहां बहुत ज्यादा मात्रा में चावल की बुआई की जाती है, इसीलिए उत्पादन भी ज्यादा होता है। और वहां के लोग सबसे ज्यादा चावल खाते भी हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा चावल खाते हैं। और अगर दक्षिण साइड में जाएंगे ना फिर तो जान लो ना, इतना चावल खाते हैं, इतना चावल कि अगर आप दक्षिण भारत चले गए ना तो आप वहां के रेस्टोरेंट में रोटी नहीं ढूंढ पाएंगे, ये हालत है। आप जाएं और कहीं गेहूं का रोटी खोजें तो आप कम से कम 10-20 रेस्टोरेंट भटकने के बाद किसी एक जगह आपको गेहूं की रोटी मिल जाएगी। क्यों, वो पूरी तरह से चावल पे निर्भर। देखो, इडली बनाते हैं चावल पीस के, डोसा बनाते हैं चावल पीस के, या जितना भी चीज बनाएंगे ना वो इसी से निर्मित होगा, चावल से ही निर्मित होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताएं, ये साउथ का कल्चर है, तो इसको याद रखेंगे। तो पहला पश्चिम बंगाल आता है, दूसरे नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश क्यों आता है दोस्तों बुआई के मामले में आगे, क्योंकि होता क्या है ना, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य भाई क्षेत्रफल के हिसाब से। अब 4 टुकड़े में बेचारा बटने वाला है, अब कितना छोटा हो जाएगा भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो याद रखेगा ये दूसरा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों फिर यहां मध्य प्रदेश आ जाता है, सेम है, ठीक है।
दोनों आंकड़े सेम है। कभी कभी किसी किसी किताब में एक आध आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, पहला नंबर याद रखे, बस पहला स्थान किसी का न छीने, बाकी आगे पीछे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, करा भारत के किस राज्य में चावल की उत्पादकता सर्वाधिक है? करा सबसे ज्यादा चावल की उत्पादकता जो है वो किस राज्य में? देखिए कुछ लिखा तो है नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे परीक्षा में ये पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन, शब्द सुनिएगा और परीक्षा में ये शब्द ढूंढिएगा। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन, अगर सर्वाधिक उत्पादन पूछे ना तो आंख मूंद कर सिर्फ एक जवाब आपको देना है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछे प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, तब आपको जवाब देना है पंजाब। क्या जवाब देना है? पंजाब। यहां प्रति हेक्टेयर जैसा कोई मामला नहीं दिया तो आप आराम से पश्चिम बंगाल जवाब दे सकते हैं। सर ये प्रति हेक्टेयर क्या है? प्रति हेक्टेयर का मतलब मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं, आपकी जमीन पश्चिम बंगाल में है, आपके मित्र की जमीन बिहार में है, एक और मित्र की जमीन उत्तर प्रदेश में, एक और मित्र की जमीन जो है पंजाब में है, और सब लोग एक बराबर मात्रा में, सबके पास एक एक बीघे का खेत है। जब आप वहां बुआई करेंगे तो हर जगह की अपेक्षा पंजाब में सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। ठीक है, अगर सबने 2-2 टन निकाला तो पंजाब वाला 4 टन निकालेगा अकेले। ठीक है, यही होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। और सच बताऊं ना तो पंजाब का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 4 टन है भी। कितना है दोस्तों? वो 4 टन के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, करा मौसम के आधार पर भारत में चावल की कितनी किस्में हैं? ठीक है, मौसम के आधार पे दोस्तों कितनी किस्में हैं ये बताइए। ठीक है, चावल की कितनी किस्में हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मौसम के आधार पर चावल की कुल 3 किस्में बताई गई है। वो 3 किस्म दोस्तों कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, पहला है किस्म अमन नाम है। ठीक है, दूसरे किस्म का नाम है ओस। ठीक है, अमन, ओस और बोरो। बोरो लिखा रहता है, कहीं कहीं पे बोरा लिखा रहता है, कहीं पे बोरो लिखा रहता है, तो परेशान मत होइएगा, बोरा बोरो कुछ भी रहे। ठीक है, ये दोस्तों तीनों किस्म है, ये मौसम के आधार पे। मौसम के आधार पे मतलब क्या दोस्तों? आप तो पढ़ते हैं कि मौसम भारत में कितने होते हैं, तो मौसम भी 3 तरह के होते हैं अपने यहाँ। 3 तरह के मौसम, या तो दोस्तों वर्षा ऋतु होगी, या तो दोस्तों गर्मी होगा, या तो दोस्तों शीत होगा यानी ठंडी होगा। यही ना, गर्मी ठंडी बरसात, मुख्य रूप से 3। तो याद रखिएगा मौसम क्या, जैसे मौसम 3 प्रकार के हैं तो अलग अलग समय में अलग अलग चावल जो है बोए जाते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कि बारिश के टाइम ही चावल बोया जाए, उसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत में और कहीं चावल नहीं बोया जाता। ठीक है, और बुआई होती है। मैं आपको एक एक के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूं, सुनिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि चावल उत्पादन की तीनों जो किस्म है अमन, ओस, बोरो, ये किस राज्य में उगाई जाती हैं? देखिए, अगर राज्य वाइज पूछेगा दोस्तों तो आप बताइएगा इसे पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, प्लस दोस्तों तमिलनाडु साइड उगाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु साइड। और एक चीज और बता दूं लगे हाथ में, देखिए याद रखिएगा हमेशा परीक्षा में अमन, ठीक है, जो ये चावल की किस्म अमन है इसे हमेशा वर्षा ऋतु में उगाते हैं। कब उगाते हैं? वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु कैसे याद रखेंगे परीक्षा में, क्योंकि भूलने की संभावना तो प्रबल है। आज मैं पढ़ा के जाऊं, इसकी कितनी गारंटी कि आपको ये चीज याद रहेगा? जब तक ऐसे टेक्निकल सवालों को आप जो है हंसी मजाक में याद नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, या फिर पढ़ भी लेंगे तो भूल जाएंगे। 2-4 दिन में भूल गए तो फिर स्टडी 91 पे आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सुनिए इसके लिए ट्रिक क्या, छोटी सी ट्रिक है। देखिए, मान लीजिए अमन, अमन माने होता अमन चैन। अमन चैन कब मिलेगा? जब वर्षा होगी। जब बरसात होता है तो वैसे भी गर्लफ्रेंड हो या ना हो मामला तो अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, तो बड़ा गुनगुनाना होना, समझ रहे हैं ना, तो इसको याद रखेगा अमन। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे ओस। ठीक है, ओस जो किस्म है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गर्मी से। ठीक है, गर्मी, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है दोस्तों तो कौन कहे वो शरीर से ओस निकलने लगता है, पसीने शरीर से निकलने लगता है, और आपको लगता है कहीं से अगर ठंडी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, तो इसको यहां से कनेक्ट करके रखिएगा। और तीसरा है दोस्तों बोरो। बोरो याद रखिए, चाहे बोरा याद रखिए। ठीक है, बोरो या बोरा, तो ठंडी जब पड़ेगी तब दोस्तों आपको बोरा की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ भी पहनिए, बस गर्मी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो चावल की तीनों किस्में हैं, इसके बारे में आप समझिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यह सवाल कई तरीके से पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछे भारत में चावल का कटोरा, और स्पेशली पूछे भारत में, तब दोस्तों आप जवाब दीजिएगा छत्तीसगढ़। क्या जवाब देंगे? छत्तीसगढ़। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ना, यहां सबसे ज्यादा चावल जो है हो जाता है। चावल का कटोरा कहने का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को जब कटोरा की संज्ञा दिया जाता है, उसका मतलब नहीं कि वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, कुछ नहीं। वहां पे
उसका मतलब है उसका कटोरा भरा हुआ है, ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा दुनिया में किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा एक देश है, कैरिबियन कंट्री है, अमेरिका के पास पड़ता है, बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा उसी के पास में। उसी तरह ये चावल का कटोरा पूछ रहा है, तो चावल का कटोरा, अब जिस बच्चों को नहीं पता होगा ना, उसके दिमाग में ये भरा पड़ा है कि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल करता है, तो घूम फिर के पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, यही सब वो उसके जवाब में यही आएगा। वो सोच ही नहीं पाएगा कि छत्तीसगढ़ इसका जवाब देना है, जबकि छत्तीसगढ़ जो इससे ज्यादा बाहर निकला, जो ज्यादा ज्ञानवान हुआ, उसको लगा यार पंजाब कर दें क्या उत्तर, क्योंकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा है, तो दूसरा खोपड़ी लगाने वाला पंजाब से ही कर देगा। तीसरा एक आदमी और बैठा होगा जो सोचेगा सबसे ज्यादा जमीन तो उत्तर प्रदेश के पास है, तो उत्तर प्रदेश का है ना चावल कटोरा हो जाता है, क्योंकि वो भी तो उत्पादन खूब करता है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश जवाब दे दे। और आप इन तीनों से भिन्न एक चौथा जवाब देंगे, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ आप जवाब दीजिएगा। यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों चावल की खेती होती है। अब पीछे अगर आपने क्लास पढ़ा होता, आपकी आदत है आप हर क्लास पढ़ते नहीं है, ठीक है, अपने आप को ज्यादा जानकार समझते हैं, अगर पीछे की क्लास पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया काल बैसाखी के बारे में। काल बैसाखी जब एक तरह का दोस्तों वर्षा होता है, जब वर्षा होता है ना तो बारिश तेज नहीं होती, उसमें फुहारे पड़ते हैं। काल बैसाखी आम के फलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब बारिश में जब झोंके वाली बारिश होती है ना, तो दोस्तों आम पकता है, बढ़िया से पकता है और जल्दी पकता है और ज्यादा मीठा होता है। वही बारिश का एक हिस्सा बहते बहते छत्तीसगढ़ चला जाता है और उसी की वजह से वहां बारिश होती है, क्योंकि ज्यादा दूर जा नहीं पाता समुद्र से, ठीक है, वहां जाते जाते ठंडा हो जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता बरस जाता है वहीं पे, ठीक है, जब तक गर्म रहता तब तक बहेगा, जहां ठंडा हुआ गिर जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर हमने तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वो भी सही पढ़ा है, मैं कहां कह रहा हूं कि आपने गलत पढ़ा है, ठीक है। जो आपने कृष्णा गोदावरी डेल्टा पढ़ा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये जो डेल्टा क्षेत्र है दोस्तों, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? ये जो स्थित है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा, ठीक है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? आपसे प्रश्न पूछा है भारत का चावल का कटोरा, न कि आंध्र प्रदेश के चावल का कटोरा। बात समझ में आ रहा है ना? इस वजह से आप ये उत्तर दीजिएगा। इसी तरह से एक और स्थान है दोस्तों, अलप्पुझा। क्या स्थान है दोस्तों? अलप्पुझा। अलप्पुझा जो स्थान है दोस्तों केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, और इसे क्या कहा जाता है? केरल का चावल का कटोरा। हाँ, केरल का चावल का कटोरा। तो आपको ध्यान देना है कि कितनी कितनी बातें परीक्षा में पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से दोस्तों आप अपना जवाब दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि तमिलनाडु का तंजावुर जनपद किस फसल के उत्पादन के लिए दोस्तों फेमस है? जो तंजावुर है तमिलनाडु को, इसको तमिलनाडु का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे तमिलनाडु का चीनी नहीं, तमिलनाडु का, मैंने कहीं चीनी लिखा क्या यार? आजकल मेरा दिमाग ज्यादा नहीं, चावल ही लिखा है, ठीक है। चीनी का कटोरा, ठीक है, तमिलनाडु का चीनी का कटोरा, इसे कहा जाता है तंजावुर को। तंजावुर दोस्तों लंबे समय तक आपको पता होगा ये यहाँ चोल शासकों ने राज किया है, और चोल शासकों के द्वारा दोस्तों यहीं पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस बृहदेश्वर मंदिर का नाम है राजा राज मंदिर, ठीक है, राज मंदिर, ठीक है, राजा राज बोलते हैं, राजा राज मंदिर, ठीक है, इसे इस नाम से भी जानते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा, ठीक है, नंदी की प्रतिमा, वो भी दोस्तों इसी तंजावुर में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हो सकता है आंकड़ा चेंज हो जाए, ये बड़ी वाली नंदी की प्रतिमा, क्योंकि दोस्तों एक जगह है, मैं खुद भी वहां गया हूँ, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ये जब आप राजस्थान में जाएंगे ना, तो क्या नाम है जहाँ पे वो शंकर जी वाली विश्वास स्वरूपम बना हुआ है, ठीक है, आप कमेंट करके बताना, ठीक है, बहुत अच्छा सा नाम है। श्री कृष्ण जी का भी वहाँ मंदिर है, विश्वास स्वरूपम में, जहाँ भगवान शिव की प्रतिमा बनी, वहीं पर दोस्तों एक नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। मैंने कभी केयर नहीं किया कि दोनों का आकार कितना बड़ा होगा, बट अभी तक दोस्तों जो आंकड़ा वो यही रहा है। और ऊपर से यूनेस्को ने दोस्तों इसे जो है अपने अंडर में भी रखा है, ठीक है, तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि दून घाटी किस फसल को उगाने के लिए जानी जाती है? दून घाटी, वैसे जब कभी आप पढ़ते हैं ना, तो आप हमेशा क्या पढ़ते हैं? आप जैसे फूलों की घाटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, फूलों की
फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर, वहां पर एक चामोली जगह है, वहां पर खूब फूल होते हैं, इसलिए कहा जाता है। दून घाटी दोस्तों देहरादून के आसपास है, और यह स्पेशली किसके लिए जाना जाता है, चावल के लिए, राजमा के लिए जाना जाता है, राजमा, ठीक है। राजमा को दोस्तों पोषण का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परीक्षा में पूछे कि पोषण का राजा किसे कहते हैं, पता होगा, जो दिल्ली में रहता होगा राजमा चावल जरूर खाता होगा ना, तो राजमा और चावल, ठीक है, ये दोनों के लिए दोस्तों स्पेशली दून घाटी जानी जाती है, इसको आप याद रखिएगा। कह चावल एशिया की सर्वप्रमुख, अरे एशिया की प्रमुख तो है ही, हमने तो पहले ही पढ़ा कि चावल की सबसे ज्यादा खेती दुनिया में कहाँ होती है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, ठीक है। तो चावल एशिया की सर्वप्रमुख धान्य फसल होने के कारण एशियाई संस्कृति को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसे चावल संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चावल संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। चावल संस्कृति मतलब हर प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रोडक्ट आपको चावल का मिलता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों इसको ये नाम दिया जाता है, ठीक है। चावल संस्कृति कहिए चाहे एशियाई संस्कृति कहिए, ये इसका तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक अगर हम बात करें, माइक थोड़ा दूर हो गया, आवाज दूर चली गई होगी तो मैनेज कर लेना, ठीक है। जो अब तक हम लोगों ने क्लास कवर किया ना, इस क्लास में हम लोगों ने करीब 11,700 सवाल कवर कर लिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार आके दोस्तों ये बैच आप देख लीजिए, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। इतने से अधिक, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हमारा कोई पहला दिन नहीं है, आज हमारा दोस्तों 393 नंबर का दिन है। आप सोचो आज की क्लास पढ़ के आपको इतना आनंद आ रहा है, तो बाकी के दिनों हमने कितना मेहनत करके पढ़ाया होगा, और अब तक इतने विषय आपको पढ़ा दिए। आपको इच्छा होती है ना कि हम सर सीक्वेंस में पढ़े। देखिए यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि किन्हीं ऐसे लोगों का नाम बताइए जिन्होंने चैप्टर को, विषय को सीक्वेंस में पढ़ाया हो, एकदम एक सीक्वेंस में, दौड़ भाग करने की, आज ये पढ़ लो, कल वो पढ़ लो, परसों ये पढ़ लो, ऐसे करने वाले आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहां सिस्टमेटिक क्लास मिल रही है, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब तक दोस्तों 5 बड़े विषय पढ़ा दिए गए हैं, 6ठा विषय की क्लास चल रही है। देखेंगे तो आपका हित है, नहीं देखेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है बरानी द्वीप, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बरानी द्वीप जो है ये किस फसल की किस्म है। सर इसका जवाब तो हर बच्चा बता देगा, क्यों, आज हम एक ही फसल की बात ही कर रहे हैं, धान की, तो कौन बच्चा नहीं जानता कि धान आपका जवाब होगा, ठीक है। तो याद रखेगा ये बरानी द्वीप जो है ये धान की फसल से संबंधित है, बरानी द्वीप, ठीक है, धान की फसल से ये संबंधित है बरानी द्वीप, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है चावल की प्रमुख किस्में, जो चावल की प्रमुख किस्में हैं ये आपको बताना है कि कौन कौन सी किस्म है। अब जो फेमस है उसमें जैसे एक आप यही लिख लीजिए बरानी द्वीप, ठीक है, द्वीप लिखिएगा, द्वीप मत लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या याद रखेंगे, पद्मा याद रखिएगा, ठीक है, पद्मा, ठीक है। पद्मा दोस्तों किसकी वैरायटी है, यह भी चावल की वैरायटी है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा सर वो नहीं, बासमती नहीं बोल सकता क्या, सर बासमती बोल दें, काला नमक बोल दें, इस तरह का चावल बोल दें, नहीं वो अलग चीजें होती हैं। देखिए वो भी वैरायटी है क्या सर, उसको नहीं, बिल्कुल उसको भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा हो रही है। जैसे आप काला नमक यूज करते हैं, ठीक है, ये बड़ा सुगंधित चावल होता है। काला नमक को हम किस रूप में जानते हैं, इसे हम सुगंधित चावल कहते हैं। लेकिन अक्सर हम जिस किस्म की बात कर रहे हैं ये बीज का किस्म होता है, ठीक है, ये बीज होता है। तो बीज बरानी द्वीप है, बीज पद्मा है, काला नमक में बीज अलग होता है, ठीक है। तो इसको भी, इसके बीज का नाम मुझे पता नहीं एक्चुअली, ठीक है। बाकी और याद रखने को याद रख सकते हैं, जैसे रत्ना हो गया, और याद रखेगा जैसे कावेरी हो गया, ठीक है। कावेरी कैसे याद रखेंगे, कावेरी के डेल्टा में चावल उत्पादन होता था ना, जिसे आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, तो उस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे आ जाते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर दोस्तों क्या है, ठीक है। इसके लिए उपयुक्त बीज दर क्या है, देखिए जो मैं बताऊंगा अपनी जगह है। 2014 में आरओ का एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था, और उसमें आयोग ने उत्तर दे दिया 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। जबकि दोस्तों रियल आंकड़ा इससे भिन्न है, ठीक है। ये मैं किस आयोग की बात कर रहा हूं, जब आपका आरओ का पेपर हुआ ना, ये आरओ के पेपर 2014 में हुआ था, उसमें दोस्तों ये सवाल आया, ठीक है। जबकि आंकड़ा है ही नहीं, आंकड़ा है 25 से 30 किलो, ठीक है। आंकड़ा कितना है, आंकड़ा है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इतना प्रति हेक्टेयर। तो आप यही याद रखिएगा, अब आयोग क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, किसी एक एग्जाम को ध्यान में रखकर काम करने, ये बासमती चावल के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए बढ़िया सवाल है। आगे कह रहा है कि कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम करता है, ठीक है। जैव उर्वरक के रूप में क्यों काम करना, देखिए सर हमने उर्वरक तो सुना था, उर्वरक किसे कहते हैं आप बताइए। उर्वरक मतलब होता है खाद।
अब खाद जब देखते हैं तो खाद दो वैरायटी का होता है, एक होता है रासायनिक खाद, एक होता है जैविक खाद। रासायनिक खाद का मतलब होता है जिसमें केमिकल होते हैं, यानी आपको खेती करना, छींट दीजिए जितना केमिकल छींट सकते हैं, ठीक है, तो भाई उतना ज्यादा नुकसान भी करेगा। और एक होता है जैविक खाद। जैविक खाद में क्या होता है, जैसे जैविक खाद में कहूं कि पशुओं के गोबर को अपने खेत में डाल दीजिए, वो भी एक जैविक खाद है। आपके यहाँ फल फूल कुछ भी सब्जी उब्जी सड़ गई गल गई, उसको खेत में डाल दी, वो भी खाद बन गया। तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद का नाम सुना होगा, ये सब खाद है, ठीक है। मल मूत्रों से भी खाद तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी अलग कर दिया। जैसे गाय के जो मलमूत्र होते हैं, इंसान के नहीं, गाय के जो मलमूत्र होते हैं उनसे भी खाद तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से समझ में आता है। उसी तरह से जो जैव उर्वरक होते हैं इसका भी इस्तेमाल किया जाता है धान की फसल के लिए। जैव उर्वरक में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है नील हरित शैवाल का। किसका नाम आता है? नील हरित शैवाल का, ठीक है, नील हरित शैवाल का। आपने देखा होगा कभी कभी धान के खेत में जो वो पानी भरने के बाद काई नहीं लग जाता हरा हरा, बस वही नील हरित शैवाल है। वही क्या है? वही नील हरित शैवाल है। जो आपको काई दिखती है और बड़ा गंदा सा दिखता है, कभी कभी धान की खेती हुई हो और उसमें पानी भरने के 10-20 दिन बीत गया हो, आप देखेंगे तो आपको तनिक भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचो वहीं से फिर सफेद सफेद चावल निकलता है, ठीक है। तो याद रखेगा नील हरित शैवाल है, एक बात। दूसरी बात याद रखेगा, नील हरित शैवाल के उदाहरण अगर मैं ले लूं तो इसका एक अच्छा उदाहरण है एजोला बैक्टर। क्या नाम है दोस्तों? एजोला बैक्टर, ठीक है, एजोला बैक्टर, ठीक है, या बैक्टीरिया कह लीजिए, ठीक है, एजोला बैक्टीरिया, ये एक उसका उदाहरण है। नील हरित शैवाल को ही हम साइनो बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। मान लीजिए परीक्षा में क्या दे दिया? साइनो, वहां नील हरित शैवाल दिया ही नहीं, दे दिया साइनो बैक्टीरिया, तुरंत कंप्लेन करो नितिन सर को, ये इंसान पढ़ाया नहीं, इंसान नील हरित शैवाल पढ़ाया, इसने साइनो बैक्टीरिया के बारे में बताया ही नहीं, ठीक है। बता दे रहा हूं भाई, एक ही नाम है, चाहे विष्णु जी की आराधना कर लो चाहे कृष्ण कर लो, एक ही बात है, एक ही अवतार हैं, ठीक है। अब अलग बात है कि उनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, कि भैया उन्हीं को जो है चक्रधर कह लिया जाए, उन्हीं को चतुर्भुज कह लिया जाए, जो कहना कह लो, एक ही नाम है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। तो चाहे नील हरित शैवाल दे दे, चाहे साइनो बैक्टीरिया दे दे, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही बात है, ठीक है। आ जाओ आगे। अगला दे रहा है कि किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है। संकर मतलब क्या होता है? संकर, देखिए संकर एक प्रजाति होती है, ठीक है, संकर एक क्या होता है दोस्तों? एक प्रजाति होती है, और इसको क्या किया जाता है ना, मिक्स करके निकाला जाता है। जैसे दो अलग अलग धान की किस्म ले लिया गया और उसमें जेनेटिक चेंजेस करके एक नया धान बना दिया गया। समझ रहे हैं? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, वैसे पता नहीं सही था गलत था मुझे नहीं पता, वो था कबूतर का अंडा था, उसको एक मुर्गी के नीचे रख दिया गया सेने के लिए, हाँ, और जो उससे बच्चा पैदा हुआ वो आधा कबूतर दिख रहा है आधा मुर्गी दिख रही है, ठीक है। अब उनका आकार बड़ा अजीब सा था, आप कभी देखिएगा, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे भी, बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने देखे। तो संकर हो गया, यानी दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाने से एक तीसरी प्रजाति जो बन जा रही है, यही क्या हो रही है? यही संकर हो जा रहा है। और ये संकर प्रजाति के जो धान बोए जाते हैं ज्यादातर, ये आपके उत्तर प्रदेश में बोए जाते हैं। कहाँ बोए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में बोए जाते हैं। तो ये जवाब आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला लिख रहा है खैरा प्रमुख रोग है। खैरा दोस्तों किसका प्रमुख रोग है? किस फसल में लगता है खैरा? तो याद रखेगा खैरा ये धान के फसल से संबंधित रोग है। अच्छा, क्यों लगता है? क्या कम हो जाता है? इसको क्या दिक्कत हो गया? धान के फसल में ये खैरा क्यों लग जाता है? मान लीजिए सवाल आ गया कि खैरा लगता है, ठीक है, लेकिन खैरा लगता क्यों है सर? इसको क्या कमी हो गई? वो कमी हम ना देते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि आपको दाल नहीं दिया जाएगा, तो दाल नहीं पिएंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या दिक्कत होगा? आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो खराब हो जाएगी। तो अब दाल पीना जरूरी है, पीना पियो, नहीं पीना मत पियो, खराब करो। उसी तरह से भैया धान को क्या समस्या हो गया कि इसको खैरा रोग हो गया। तो धान में हो गया जस्ते की कमी। किसकी कमी हो गई? धान में जस्ते की कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग? जस्ता को क्या बोलते हैं? जस्ता को जिंक कहते हैं, ठीक है। तो धान में जिंक की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो गया? ये रोग हो गया जिसे हम खैरा के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पर्ड झुलसा रोग, ठीक है, पर्ड झुलसा रोग। इसमें क्या होती है? इसमें पत्ती झुलस जाती है। क्या होती है? पत्ती झुलस जाती है। या आपने बौना रोग का नाम सुना होगा। बौना रोग अगर लग जाता है ना तो धान के जो पौधे होते हैं बड़े नहीं होते, छोटे ही रह जाते हैं। छोटा फल कहां से निकले? मतलब उसका बीज फूटे कैसे? हो आगे होता ही नहीं है। कम उत्पादन। बौना में क्या होता है? एक बार ये रोग लगाना तो उत्पादन बहुत घट जाता है। जो 2-4 टन होना चाहिए वो घट के आधे पे आ जाएगा, उससे भी कम हो सकता है। अब जितना एरिया में लगा हो ये आप समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। कह रहा है भारतीय कृषि निदेशालय द्वारा
भारतीय कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति दोस्तों कौन सी बताइए? पहली बौनी प्रजाति जो भारतीय कृषि निदेशालय ने दोस्तों विकसित किया उसका नाम क्या है? ठीक है, तो बताइए जल्दी से सोच समझकर, दिमाग में अगर कुछ आए तो, नहीं आता तो मैं तो हूं बताने के लिए। ठीक है, जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे डालिए। आइए मैं बताता हूं, पहले थोड़ी सी मेरी स्टोरी जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिए, स्थापना। ठीक है, ये जो भारतीय कृषि निदेशालय था ना, इसकी स्थापना 1926-27 के दौरान हुई थी, पहले इसको याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, एक आपने नाम सुना होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, मैं कृषि की बात कर रहा हूं, मैं धान की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये अनुसंधान संस्थान जो था दोस्तों कृषि से संबंधित था, और ये था दोस्तों आपके बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में एक बार बिहार में बड़ा भयानक भूकंप आया, कब दोस्तों? 1935 में। ठीक है, और बिल्डिंग विल्डिंग सब गिर गई धम से। ठीक है, और बिहार में था कहां? बिहार तो बहुत बड़ा है, बिहार में यह पूसा नामक स्थान पे था। कहां था दोस्तों? बिहार में यह पूसा नामक स्थान पे था, और बिल्डिंग क्या होगी? गिर गई। अच्छा, बिल्डिंग गिर गई तो हुआ कि अब क्या दूसरा बनाओ, और क्या करोगे? संस्थान थोड़े बंद हो जाएगा, तो ये बात दूसरा बनाएंगे, यहां नहीं बनाएंगे, राजधानी में बनाएंगे। ठीक है, तो अगला जो बना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो बना दिल्ली में। जब दिल्ली में बना तो वो उस कैंपस का नाम क्या रखा जाए? तो उस कैंपस का नाम रखा गया पूसा संस्थान। तो परीक्षा में आता है, मैं क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा रहा हूं तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो परीक्षा में देता है पूसा संस्थान। ठीक है, पूसा संस्थान। ये पूसा संस्थान कुछ और नहीं है, ये पूसा संस्थान वही दिल्ली वाला क्या है दोस्तों? वही दिल्ली वाला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ही है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये वही है। ठीक है, संस्थान ही है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी का नाम पूसा। ये स्टोरी मेरे दिमाग में आई काहे लिए? ये स्टोरी इसलिए आई कि पूसा नाम की बहुत सारी किस्में हैं, और याद रखेगा पूसा चावल में भी आता है, धान में भी आता है, गेहूं, मतलब कई सारे फसलों का नाम पूसा रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि जो जो फसलों में किस्म इस पूसा वाले संस्थान से डेवलप किया गया, विकसित किया गया, उन सभी का नाम क्या रख दिया गया? पूसा रख दिया गया। अब मुद्दे पे आए। अब आज का मुद्दा था पहली बौनी प्रजाति, उसका नाम है जया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अमिताभ बच्चन लंबे चौड़े, जया बच्चन छोटी सी, तो याद रखेगा दोस्तों यहाँ जया। मजाक करके वीडियो वायरल मत कर देना, तो कल को हमारे ऊपर क्लेम हो जाए। ठीक है, ये मैं आपके याद कराने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ जया जो है ये सबसे ज्यादा बौनी प्रजाति है। अगला सवाल करा, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा चावल जो है प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इसके लिए फेमस है गोल्डन राइस। कौन सी राइस है दोस्तों? गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस ये किसके लिए फेमस है? विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? अगर सवाल ये आए तो क्या बताएंगे दोस्तों? इससे होता है रतौंधी नामक रोग। ठीक है, कौन सा होता है? रतौंधी। रतौंधी में होता क्या दोस्तों? रात में नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, नहीं दिखाई देता, ये इससे संबंधित रोग है। एक परीक्षा में रोग आता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। परीक्षा में सवाल आता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम कहते हैं वर्णांधता, ये आंख से संबंधित रोग है। उसमें क्या होता है, हम कलर समझ नहीं पाते, कौन सा रंग है वो ठीक नहीं दिखता। कलर रहेगा लाल, हमको दिखेगा हरा। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। वर्णांधता आप सर्च कर लो। पूछता वर्णांधता रोग किसकी कमी से होता है? हर बच्चा जाइए पता नहीं क्या हो गया, वो कहाँ पढ़ लिया, विटामिन ए के पीछे पड़ जाता है। अरे भैया, रतौंधी दोनों रोग आंख का है, लेकिन दोनों के पीछे कारण अलग है। रतौंधी के पीछे विटामिन ए की कमी है, जबकि वर्णांधता जो है ये अनुवांशिक रोग है। मतलब वो माई बाबू से आपको मिला है, वो किसी की कमी से नहीं हुआ। आप चाप के खा रहे थे, विटामिन ए शरीर में धुआंधार जा रहा था, लेकिन फिर भी आपको वर्णांधता हो गया। क्यों? क्योंकि वो अनुवांशिक रोग है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। पूरी बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों डपोक विधि। ठीक है, डपोक विधि जो है दोस्तों, कभी कभी इसे डपोक कहते हैं, कभी कभी इसे दापोक कहते हैं। ठीक है, दापोक। अच्छा, ये जो दापोक विधि दोस्तों करा, दापोक विधि द्वारा चावल उत्पादन किया जाता है। कहां पे किया जाता है? तो खास करके जो जापान वगैरह देश हैं, ठीक है, भारत में इस विधि का यूज कम करते हैं, भारत में श्री विधि का यूज करते हैं, यहाँ पे दापोक का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दापोक है दोस्तों, याद रखेंगे जापान में इस विधि का यूज करते हैं। अब बात आती है कि दापोक विधि के अंतर्गत हम करते क्या है। ठीक है, देखिए चावल की ना बुआई नहीं होती है। अगर कभी गलती से आपके मुंह से निकल जाए बुआई, ना गड़बड़ है। चावल की रोपाई होती है। ठीक है, चावल की
रोपाई होती, बुआई नहीं होती। पहले तो आप इसको याद रखिएगा। अब ये जो डपोक विधि दोस्तों, इसके तहत जो चावल की रोपाई की जाती है, आप देखते होंगे हमारे आपके यहाँ जो चावल होता है, सबसे पहले उसके पौधे ऑलरेडी हम मार्केट से खरीद लेते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी बोया जाता है, मतलब उगाया जाता है, उसके बाद वहां से हटाया जाता है, फिर उसके एक एक जो है पौधे वो अलग अलग खेत में क्या कर दिए जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर दूरी के हिसाब से लगा दिए जाते हैं। तो ये इसी तरह का मेथड होता है डपोक विधि। ये जो हम लगाते हैं ना, रोपते हैं ना, बस इसी को हम क्या नाम देते हैं, डपोक विधि का नाम दे देते हैं, और कुछ है नहीं यहां पे, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां जो धान की रोपाई होती है, धान की जो रोपाई होती है, बस यही क्या है दोस्तों, यही डपोक विधि है, ये आप याद रखेंगे। रोपाई बुआई ये दो मामले समझे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला सवाल दे रहा है कि धान उत्पादन की श्री विधि के आविष्कारक कौन है, ठीक है। सबसे खतरनाक सवाल आगे भाई, ठीक है, कि धान उत्पादन के श्री विधि के आविष्कारक कौन है। पहले समझिए श्री विधि क्या होती है। श्री विधि हमारे यहां आई नहीं थी, श्री विधि ये मेडागास्कर की थी, इसलिए दोस्तों इसे मेडागास्कर विधि भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि श्री विधि का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। तो इसे मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहीं पर इसका जन्म हुआ था, ठीक है, यहीं पर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी वजह से इसे, जैसे कोई विधि किसी देश से पैदा हुई ना, उसको उसी पे नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसे मेडागास्कर विधि कह दिया गया। अब देखिए, चावल उगाने के लिए, मतलब धान की रोपाई के लिए पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन ये जो विधि है इसमें बहुत कम पानी में भी दोस्तों धान उगा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत कम जल में भी धान का उत्पादन संभव है, ठीक है। बहुत कम जो है पानी में धान का उत्पादन संभव है। यही दोस्तों विधि जो है, ये क्या है, यही इस विधि को हम श्री विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और किसने दोस्तों श्री विधि लाया था, तो याद रखिएगा, इसके इनके नाम में क्या याद रखना, आप केवल हेनरी शब्द याद रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है तो मुझे भी नहीं याद है, ठीक है, और मैं चाहता भी नहीं हूं विदेशियों का नाम याद रखना। आपको याद रखना है तो आप हरित क्रांति के लिए याद रखो। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन ने अगर हरित क्रांति नहीं शुरू किया होता 1966-67 के दौरान, तो भारत में गेहूं और चावल की जो खेती में एक जो है तेजी आई है, वो कभी आता नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप उन्हें याद रखिए। हाँ, अगर आप, दो सवाल यहां भी बनता है, अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आप एम एस स्वामीनाथन को याद रखेगा। अगर आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप विदेशी पढ़ लो क्योंकि विश्व का पूछ रहा है, तो नॉर्मन बोरलाग याद रखेगा। वो एक अमेरिकी व्यक्ति थे, नाम था नॉर्मन बोरलाग। तो उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार भी बढ़ता है, बोरलाग पुरस्कार। परीक्षा में आता है बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्रिकेट खेलने के लिए थोड़े दिया जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, हरित क्रांति के जनक थे तो खेती के लिए दिया जाएगा, कृषि संबंधी कार्यों के लिए दिया जाएगा। या एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है, वो भी भाई इसी संबंधित होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ हिंदी का नाम आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत में श्री विधि सघन धान प्रणाली का औपचारिक प्रयोग दोस्तों ये कब से शुरू हुआ है, तो औपचारिक प्रयोग मतलब ये विधि खुली तो मेडागास्कर में, जन्म वहां हुआ। भारत में कब आया, भारत में 2002-03 से दोस्तों स्टार्ट हुआ, ठीक है। भारत में 2002-03 से दोस्तों स्टार्ट हुआ, और खास करके दोस्तों कहां, जैसे गुजरात हो गया या कर्नाटक वगैरह हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, या दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं, ठीक है, यहां पर दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं, यहां पर दोस्तों इसी श्री विधि से जो है उत्पादन किया जाता है चावल का, क्योंकि कम पानी है तो मिट्टी भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहती है, इस वजह से दोस्तों इसी विधि से उत्पादन होता है। अगला दे रहा सवाल कि भारतीय बासमती चावल के प्रमुख आयातक देश कौन है। मतलब आयातक, देखिए दो चीजें होती हैं यहां पे भी, एक होता आयात, एक होता है निर्यात। आयात माने होता है इंपोर्ट, आयात माने इंपोर्ट, और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। आयात मतलब आप कोई सामान क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं। तो यहां कह रहा है कि भारत से आयात करते हैं, मतलब कौन कौन से देश हैं जो भारत से खरीदते हैं। तो सबसे पहले उसमें नाम याद रखेंगे दोस्तों सऊदी अरब का। किसका नाम याद रखेंगे, सऊदी अरब का। दूसरा नाम याद रखेगा यूएई का, यूएई को कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तीसरा नाम याद रखेगा ओमान का। चौथा नाम याद रखेगा यमन का। पांचवा नाम याद रखेगा कतर का, ठीक है, कतर का। ये खास करके जो देश है ना, ये अरेबियन कंट्री है। कौन है दोस्तों, यह अरेबियन देश है दोस्तों। इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा चावल का आयात किया जाता है, और ये चावल किससे मंगाते हैं दोस्तों, ये चावल भारत से मंगाते हैं। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए। कह रहा है भारत में चावल की कृषि कितने प्रकार से की जाती है, कितने तरीके से दोस्तों ये चावल की खेती होती है। तो याद रखेगा भारत में कुल 3 मेथड है चावल की खेती करने के। कितने मेथड है? कुल 3 मेथड है। जो हमारे यहाँ यूज होता है दोस्तों वो होता है रोपड़ विधि। कौन सा होता है? रोपड़ विधि। रोपड़ विधि का ही दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोपण। क्या नाम दोस्तों? प्रतिरोपण। ठीक है, प्रतिरोपण विधि या रोपड़ विधि। ठीक है, एक विधि तो ये है। दूसरी विधि याद रखेगा दोस्तों, दूसरी विधि का नाम है ड्रिल विधि। ठीक है, ड्रिल विधि दोस्तों ये मशीन से होती है। ठीक है, मशीन से की जाती है। ठीक है, मशीन से की जाती है, हाथ से नहीं। इसमें क्या होता है दोस्तों? ड्रिल किया जाता है। ड्रिल तो जाहिर सी बात है हाथ से तो करोगे नहीं, ये क्या करोगे? मशीन से ही करोगे। तो ये मशीनी विधि हो गया, ये ड्रिल के माध्यम से दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। और जो तीसरी विधि है दोस्तों वो कौन सी है? बताओ भैया, तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है छिटकावा विधि। उसमें क्या किया जाता है? जैसे अन्य, देखिए आप कभी गेहूं वगैरह देख, खाद देखें, खाद खेत में जाएंगे तो खाद छीटा जाता है ऐसे हाथ से लेके। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेथड है जो छिटकावा विधि का भी यूज करते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ फेमस नहीं है, इसलिए इसको जो है दिमाग में रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ छिटकावा का नाम भी आप याद रख सकते हैं। अपने यहाँ जो चलता है दोस्तों इंडिया में वो प्रतिरोपण ही चलता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल में किसका अभाव होता है, किसकी कमी हो जाती है? जो पॉलिश चावल होता है, तो चावल जब पॉलिश कर दोगे ना तो जाहिर सी बात है और ऊपर एक लेयर आ जाता है, तो उस पॉलिश की वजह से अभाव किसका हो जाता है? तो विटामिन बी का। ठीक है, देखिए यहां पर किसका अभाव हो जाता है दोस्तों? विटामिन बी का। ठीक है, बी का दोस्तों क्या हो जाता है? यहां पर अभाव हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो याद रखेगा बेरी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? बेरी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, विटामिन यहां पे याद रखेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक पदार्थ की कमी होती है, इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीटा कैरोटीन। इसका भी नाम याद रखिए, क्या पता परीक्षा में इतना डीप में भी जाके कभी कभी सवाल जो है पूछ लेता है, या बहुत ज्यादा जब चावल वगैरह धो दिया जाता है उससे भी होता है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ठीक है, जब कभी इंडियन दे तो इंडियन का मतलब होता है भारतीय। ध्यान दीजिएगा, भारतीय। ठीक है, यह भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो आप हमेशा जवाब दीजिएगा हैदराबाद। क्या जवाब देंगे? हैदराबाद दोस्तों आपको जवाब देना है। लेकिन अगर यही सवाल पूछे, क्या पूछे दोस्तों? पूछे आपसे ये इंडियन को छोड़ करके, भारतीय को छोड़ करके अगर लिख दे राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि नहीं, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? अब आप अपना जवाब दीजिएगा कटक। कटक कहां पड़ता है दोस्तों? कटक एक आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। कटक में किसका जन्म हुआ था? कटक में कौन पैदा हुआ था? किसी महापुरुष का नाम बताइए जो कटक में पैदा हुआ था। ऑप्शन दो, बताइए। उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को। कब हुआ था? 23 जनवरी को। नहीं पता सर। उनके जन्म के दिन हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। अब तो बता दो, पराक्रम दिवस पूछता है सवाल, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 23 जनवरी। ये पता ही नहीं किसके जयंती है? सुभाष चंद्र बोस जी, उनका जन्म हुआ था कटक में। ठीक है, ये वही कटक उड़ीसा है जहां राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। एक बात। दूसरी बात याद रखेगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि विश्व का जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? ठीक है, विश्व का चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चावल अनुसंधान को अनु लिख के छोड़ दूं, समझ जाइएगा। ठीक है, संस्थान को स लिख के छोड़ दे रहा हूं। जब विश्व का पूछेगा ना तब बताएगा दोस्तों मनीला। क्या बताएंगे? मनीला। मनीला कहां पड़ता है? ये पड़ता है फिलीपींस में। कहां पड़ता है? फिलीपींस में। फिलीपींस का नाम सुना है ना? फिलीपींस एक देश है। ठीक है, मनीला। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम सुना है? वो यहीं से बांटता है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, वो फिलीपींस से ही बांटा जाता है। राजधानी उसकी मनीला है, ये कैपिटल है। और यहीं पर दोस्तों विश्व का चावल अनुसंधान संस्थान है। एक चीज और, अभी हाल ही में दोस्तों विश्व के एक चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा एक क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बनाया गया। ठीक है, क्षेत्रीय चावल अनुसंधान। अच्छा, ये अनुसंधान संस्थान सब करते क्या है? रिसर्च करते हैं चावल। पता नहीं कितना रिसर्च कर लेंगे, इतना चाप के खाना है, उत्पादन हुमुच के हो रहा है, रिसर्च नहीं होगा? होगा ना? तो याद रखेगा ये जो है ये हमारे बनारस में बना है। कहां पर बना है? वाराणसी में। इसको याद रखेंगे। एक और सवाल लिख लो यार, परीक्षा में खूब पूछता है, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? क्या पूछ देता है? सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये भी आपके वाराणसी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में। इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, नहीं तो परीक्षा में क्या लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि बनारस जैसे स्थान पे सब्जी अनुसंधान संस्थान होगा।
तो जाकर ढूंढ लो, हम तो देखे नहीं आज तक, ठीक है। ये पता है कि है यहीं पे, ठीक है। तो इसको याद रखो, छोटी छोटी बातें हैं और परीक्षा में आ जाएगा तो फिर आप समझते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, याद रखेगा। और एक चीज़ फिर से भी बताना चाहूँगा कि आप एक बार भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, जो इंसान यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लास दे सकता है तो पेड क्लास में यहाँ से ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं सर क्लास थोड़ा बड़ी कर दीजिए, काहे बड़ी कर दें, आ जाओ पेड बैच में, वहाँ बड़ी कर देते हैं, वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का लेक्चर चलता है। ये तो यूट्यूब की क्लास है ना, यहाँ हमें सारी जनता को देखना है, ठीक है। तो बस खाली यहाँ आपको लॉलीपॉप मिल रहा है, ये कोई क्लास नहीं चल रही है। आपके नज़र में लग रहा होगा कि सर बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ के, 393 लेक्चर पढ़ लिया तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो सोचो ना, हर इंसान सब कुछ फ्री में नहीं दे देता ना। मेरे बारे में और जानना है, मेरे टेक्निक के बारे में और जानना है तो पहले पेड बैच में आओ। और पेड बैच मैं नहीं कर रहा हूँ परचेज करो, आप एक काम करो ना, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ओपन कर लो, स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये बैच ओपन कर लो, उसमें आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा। 5-6 लेक्चर जो मैंने फ्री में दिया, पहले वो पढ़ लो। फ्री वाला पैसा नहीं देना ना, पहले फ्री वाला पढ़ लो। अंदर से आत्मा जागेगी कि हाँ यार बैच पढ़ना चाहिए, मजा आ रहा है तो मजा और ले लेना बढ़ा के, और नहीं आ रहा है मजा तो कहाँ हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि बैच खरीदो। आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जो भी बैच में जाएंगे हर जगह दोस्तों डेमो क्लास दिया गया है, आप अपने अनुरूप जो है बैच ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास ही समाप्त होती है और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ दोस्तों हमारी जो पुरानी वेबसाइट है study91.co.in, वहाँ विजिट करके आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पूरे 250-300 लेक्चर का पीडीएफ लगा हुआ है। आप क्या पढ़ते कम, पीडीएफ ज़्यादा चाहिए। पीडीएफ डाउनलोड करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम जो है बस पढ़ रहे हैं, या डाउनलोड करना वो अलग मुद्दा है, पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिखने के लिए आप रिवीजन के लिए ले रहे हो तो ले लेना बाद में, ठीक है। पहले पढ़ो, लेकिन पूरा लेक्चर जाके पढ़ो, मजा खूब आएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।